हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेंटर ऑन डिमांड। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस, केस लॉज और प्रैक्टिकल स्टडीज। ये भी आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन भी मैं 5 पार्ट में ही इसका वीडियो बनाने वाली हूँ। देखिए, मेंटर ऑन डिमांड पर्सनलाइज कोचिंग है। ये जो यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे जाकर तो आपको पता चलेगा कि ऑलरेडी मैंने इंटरनेशनल लॉ पे एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है 5 पार्ट में, जिसमें मैंने इंटरनेशनल लॉ बेसिक्स समझाया है। अब जो हम सेकंड एक्ट पर रह रहे हैं, मतलब ये जो सेकंड सीरीज है, ये आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट के लिए है। अब ये पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि एक्चुअल में ये सब्जेक्ट मैंने क्यों चूज किया है और किन किन बच्चों के लिए और किन ये कहाँ यूजफुल आने वाला है प्रैक्टिकल लाइफ में, मैं वो आपको समझाऊंगी। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, इसलिए मैं ये सेकंड सब्जेक्ट ले रही हूँ क्योंकि ये सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग और इम्पॉर्टेंट और मैंडेटरी एक्ट बन चुका है आने वाले फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स। फ्रॉम लास्ट 10 to 15 ईयर्स अभी इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा है कि सारे जितने भी कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उन सभी में आर्बिट्रेशन का डिस्प्यूट रिजोल्यूशन क्लॉज के नाम से हमें ऐड करना मैंडेटरी है। तो अगर आप एज अ लॉ स्टूडेंट, जो लॉ बिगनर हो, लाइक आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सेमेस्टर में हो, और या फिर आप 3 साल के LLB में फर्स्ट ईयर में हो, तो आपको आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 3 साल में तो सेकेंड ईयर में आ ही जाएगा। और अगर आप 5 साल के जो सेमेस्टर वाइज में है तो मोस्ट प्रोबेबली आपका सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर में ये एक्ट आ जाएगा। अब हम ये समझने वाले हैं कि ये प्रैक्टिकली कहाँ यूज आएगा। अगर आप एज एन एडवोकेट अपने आप को रजिस्टर करवाते हो, या आप एज अ लॉयर जैसे AIB का एग्जाम देते हो और अपने आप को रजिस्टर करवाते हो, तो उसके लिए उसके बाद में अगर आप कॉर्पोरेट लॉयर बनते हो या कंपनीज में एज अ लीगल काउंसलर की तरह वर्क करते हो, तो उसमें आर्बिट्रेशन एक्ट, जो आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट है, वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। क्योंकि जनरली कंपनीज के केसेस जो कॉमर्शियल केसेस, ट्रेड केसेस, वो सारे आर्बिट्रेशन के अंदर ही डील होते हैं। ये सिविल नेचर का होता है और ये कहाँ से ओरिजिन हुआ है, ये कैसे, क्या इसका मतलब है, वही आज हम इस पूरी वीडियो में पढ़ेंगे। इसलिए अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, जैसे स्पेशली क्लैट है, क्लैट है, या अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज देयर आर more chances that if there are 10 questions of law, तो out of 10 2 questions will be come from this act only। आर्बिट्रेशन से क्वेश्चंस आते ही है। 90% केसेस में ऐसा होता है। अगर आप लास्ट ईयर के पेपर्स देखेंगे क्लैट में या अदर जुडिशियल सर्विसेज में, तो आपको आर्बिट्रेशन का केस जरूर मिलेगा। तो इसलिए मैंने ये स्पेशली सेकेंड सीरीज स्टार्ट की है आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट की। तो चलिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई एम चंद्रिका भट्ट, कंपनी सेक्रेटरी, एडवोकेट। आई एम ए क्वालिफाइड मीडिएटर, post trainer, law and management faculty. I am having a more than 6 years of experience in law and management. मैं मेंटर ऑन डिमांड की मेंटर हूँ और मैं ही आपको आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ। नेक्स्ट हम अब आज की पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक आई चूज टू स्टार्ट फ्रॉम द एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस मेसर्स चेरियन वर्की कंस्ट्रक्शन। ये जो फेमस है केस, ये एफकॉन्स के नाम से फेमस है। दिस इज अ लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट फॉर आर्बिट्रेशन। एवरी आर्बिट्रेशन स्टूडेंट जो भी ADR पढ़ते हैं या आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट पढ़ते हैं, उन्हें कुछ केस लॉज तो पता होने ही चाहिए। मतलब क्योंकि ये केस लॉज क्या है, वो बेस केस लॉज है। अगर जैसे सबको नाम से पता चलता है कि एफकॉन्स है, सलीम एडवोकेट की केस है, या बेल्को का केस है, ऐसे बहुत सारे केस लॉज है जो आर्बिट्रेशन में लैंडमार्क जजमेंट्स लेकर आए थे सुप्रीम कोर्ट के, और उनके वजह से आज ये आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट और मीडिएशन एक्ट इन्फोर्स हुआ है। फर्स्ट केस लॉ जो है वो कहता है एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। अब जो एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वाला जो केस है, ये एक लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जो क्लैरिफाई करता है सेक्शन 89 ऑफ CPC फॉर ADR।
ओके अब ये मैंने फर्स्ट केस लॉ क्यों लिया है, तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ। ये केस लॉ आया है 2010 में। तो क्या तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आता है कि अगर 2010 में एफकॉन्स ने कुछ एडीआर से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, तो क्या ये 2010 में ऐसा हुआ था या इससे पहले भी कुछ हो चुका है? तो ये ही सारा थोड़ा स्टोरी है जो हमें आने वाली वीडियोस में हम देखने वाले हैं। ओके सो फर्स्ट केस मैंने एफकॉन्स इसलिए लिया है क्योंकि ये एक लैंडमार्क जजमेंट है। सेकेंडली इसमें हुआ क्या था, इसमें यह हुआ था कि एफकॉन कंपनी और दूसरी जो शेरियन ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुई थी। कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट था। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली बात है, कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स कोई ना कोई टर्म्स एंड कंडीशन को वॉयलेट हो जाता है, पेमेंट टाइम पे नहीं होता या काम कंप्लीट नहीं होता, उसके वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया। अब जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ तो जो शेरियन जो थे एफकॉन्स मतलब उन्होंने केस फाइल किया और उसके मतलब जो इनिशियल किया था उन्होंने सीपीसी में केस फाइलिंग करके कि आई वांट अ रेमेडी। ओके तो ऐसे में जो एफकॉन्स थे उन्होंने ये चैलेंज किया था कि क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें आर्बिट्रेशन का क्लॉज है, वी आर हैविंग अ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन क्लॉज, तो ऐसे में जो सिविल कोर्ट है उन्हें हमें ये केस आर्बिट्रेशन के लिए रेफर करना चाहिए। तो ये कहाँ से ये पावर आती है कि कोई सिविल कोर्ट केसेस आर्बिट्रेशन में मीडिएशन के लिए या जुडिशियल सेटलमेंट या कंसिलेशन के लिए रेफर कर सकता है? तो ये जो एफकॉन्स केस था वो इसलिए लैंडमार्क जजमेंट हुआ क्योंकि जो सेक्शन 89 है ना सीपीसी का वो एडीआर को रेगुलेट करता है। आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट तो है ही है, पर जो सीपीसी में 89 जो है वो मेन वहां पे कोर्ट को पावर देता है कि वो केसेस रेफर करती है पार्टीज की म्यूचुअली डिसाइड की हुई पार्टीज कि वो आर्बिट्रेशन में जाए और अपना केस सेटल करे, जिसे हम सबसे सिंपल लैंग्वेज में भी बोलते हैं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। ओके जिसका एक दूसरा जो लीगल नाम जो है वो ये है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। सो ये एडीआर का ही आर्बिट्रेशन, कंसिलेशन, मीडिएशन, जुडिशियल सेटलमेंट और शायद आपने नाम सुना होगा लोक अदालत, ये सारे ही मोड्स है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के। और ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की पावर सीपीसी में सेक्शन 89 से रेगुलेट होती है। इसका एक सेपरेट एक्ट है, बट कोर्ट से केसेस कहां से आते हैं, आर्बिट्रेशन में रेफर होते हैं, वो जो है वो पावर सिविल कोर्ट के सीपीसी के अंदर सेक्शन 89 से। और ये जजमेंट हमें जो इस जजमेंट ने ही हमें ये बताया था कि कौन कौन से टाइप ऑफ केसेस आर्बिट्रेबल है या नहीं है। तो ये जजमेंट दो चीजों के लिए फेमस है। फर्स्ट सेक्शन 89 का बहुत क्लैरिफिकेशन किया है कि एडीआर में कौन कौन से केसेस जाते हैं नहीं जाते, और पावर जो है वो सेक्शन 89 से आती है। तो ये दो मेन चीजें हैं जो इस एक्ट में इस जजमेंट ने बताई थी। सबसे पहला आता है एडीआर कंसिडरेशन। तो जो कोर्ट है उसको मैंडेटरीली कंसिडर करना पड़ेगा कि अगर कोई केस का नेचर आर्बिट्रेबल है, आर्बिट्रेबल मीन्स एडीआर में दिया जा सकता है, तो ही वो क्या कर सकता है, यह कोर्ट जो है उन केसेस को आर्बिट्रेशन में रेफर करेगा। ये बट इट इज नॉट नेसेसरी फॉर कोर्ट कि वो मतलब वो सेटलमेंट टर्म्स नहीं बनाता। कोर्ट कभी भी एग्रीमेंट नहीं बनाएगा, कोर्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाएगा। अगर दोनों पार्टीज ने म्यूचुअली डिसाइड किया हुआ है और उनके कॉन्ट्रैक्ट में अगर क्लॉज लिखा हुआ है कि हम डिस्प्यूट रिजोल्यूशन करेंगे थ्रू आर्बिट्रेशन, मीडिएशन या कंसिलेशन के थ्रू, तो कोर्ट को उस क्लॉज के वजह से सेक्शन 89 की पावर के तहत वो कोर्ट जो है वो क्या कर सकता है, केसेस रेफर कर सकता है। अब ये जो सेक्शन 89 सीपीसी का है वैसा का वैसा आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट का एक सेक्शन है जो पावर देता है कोर्ट को टू रेफर द केसेस। तो सेक्शन 8 है जो अब हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। तो यहां से ये चीज लिंक होती है। ओके नेक्स्ट आता है कंसेंट फॉर आर्बिट्रेशन। अब इस एक्ट में क्या हुआ था, मतलब इस जजमेंट में क्या हुआ था कि कौन कौन से केसेस जो है वो आर्बिट्रेबल होंगे या नहीं होंगे, उसके लिए कंसेंट होना बहुत जरूरी है। मतलब यहाँ पे क्या है कि आर्बिट्रेशन में सिर्फ तभी जा सकते हो जब दोनों पार्टी से अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा वो म्यूचुअली कंसेंट देते हैं। कोर्ट कभी भी फोर्स नहीं करता किसी को कि आपको तो आर्बिट्रेशन में जाना ही पड़ेगा, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होता है। नेक्स्ट इज सुटेबल वर्सेस अनसुटेबल केसेस। इसमें यह बताया था कि जैसे कि सिविल, कॉमर्शियल,
ट्रेड, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स, ये सारे जो नॉर्मल डिस्प्यूट्स है वो सारे एडीआर में यानी कि आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, लोक अदालत, जुडिशियल सेटलमेंट या नेगोशिएशन या कंसिलेशन से सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई अनसुटेबल केसेस जैसे कि क्रिमिनल केसेस है, ओके, रिप्रेजेंटेटिव सूट्स है या फ्रॉड के केसेस है, उनको हम एडीआर में नहीं भेजेंगे, क्योंकि एडीआर में क्या होता है कि कुछ चीजें आप म्यूचुअली पार्टी डिसाइड करती है और एक बीच का रास्ता निकालती है कि ऐसे हम केस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई दो पार्टी है, फॉर एग्जाम्पल अगर दो पार्टीज है और इन दोनों पार्टीज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच क्यों हो रहा है? क्योंकि एक पार्टी को दूसरी पार्टी को पेमेंट करना था, फॉर एग्जाम्पल 50,000 का पेमेंट करना था और दूसरी पार्टी को क्या करना था, कोई सामान डिलीवर करना था। इसने अपना काम कर दिया लेकिन इसने अपना काम नहीं किया और ऑन द डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ और इसने केस फाइल किया। तो ऐसे में दीज टाइप ऑफ केसेस आर कवर्ड इन कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स, जो जिसमें से पैसे ही लेने होते हैं और उसमें यह है कि भाई मुझे ये रेमेडी चाहिए, तो ये दोनों बातचीत करके बीच में एक पॉइंट पर आ सकती है कि सिर्फ मुझे इतना ही चाहिए और ये खत्म हो जाएगा। इसके लिए आपको हियरिंग्स और इतना लंबे लिटिगेशन में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट में पेंडिंग केसेस चल रहे हैं। सो दैट्स वाई इसलिए एडीआर में केसेस को रेफर किया जाता है। एक तो वो केसेस जो कि सिविल, कॉमर्शियल और कंज्यूमर डिस्प्यूट्स जैसे नेचर के होते हैं। दूसरा क्रिमिनल केसेस जो है, अब किसी ने क्राइम किया है तो आप क्रिमिनल में जो क्राइम करने वाला पर्सन है उसके साथ तो आप बाहर सेटलमेंट कर नहीं सकते, ये तो क्रिमिनल नेचर का है। दैट्स वाई समवेयर दीज आर नॉट सुटेबल केसेस फॉर द एडीआर। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेशनल गाइडलाइंस, और इस जजमेंट से कुछ ऑपरेशनल गाइडलाइंस भी मिली थी कि जहां पर कोर्ट जो है वो केसेस रेफर कर सकता है एडीआर को, और जिसके वजह से मीडिएशन और कंसिलेशन इंडिया में काफी ज्यादा स्ट्रेंथनिंग हुआ। अब अगर आपको पता होगा कि मीडिएशन जो नाम है ये हमारे सीपीसी में मेंशन नहीं है, एक्चुअल में मीडिएशन की जगह पे जुडिशियल सेटलमेंट लिखा था। अगर आप देखेंगे सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी तो आपको मिलेगा कि उसमें आर्बिट्रेशन का नाम है, जुडिशियल सेटलमेंट है, कंसिलेशन है और लोक अदालत है, ठीक है, जैसे नेगोशिएशन। पर इसे मीडिएशन का नाम डिफाइन नहीं किया था। तो पर उन्होंने एक केस लॉ आया था जिसमें उन्होंने यही बोला था कि जो मीडिएशन है उसको जुडिशियल सेटलमेंट के साथ में इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है। बट नाउ फ्रॉम लास्ट 2 years इफ यू नो दैट मीडिएशन एक्ट जो है वो पास हो गया था, मीडिएशन बिल पास हुआ और मीडिएशन एक्ट बन चुका है। तो नाउ वी हैव अ सेपरेट प्रोविजन फॉर द मीडिएशन एज वेल। तो इससे मीडिएटर्स जो होते हैं वो मीडिएशन को हैंडल करते हैं, वो लीड करते हैं। वैसे ही आर्बिट्रेशन को लीड करने वाले जो होते हैं द अथॉरिटी, वो होती है आर्बिट्रेटर्स। ओके, ये सब हम आने वाली वीडियोस में पढ़ने ही वाले हैं। तो यहाँ पर आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया है कि आर्बिट्रेशन एक्चुअली आया कहाँ से है। सो आर्बिट्रेशन इज बेसिकली द पार्ट ऑफ एडीआर, वन ऑफ द मोड ऑफ द एडीआर, एंड द एक्ट विच रेगुलेट्स आर्बिट्रेशन इज आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट। अब द सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट डिफाइंस आर्बिट्रेशन। अब वो आर्बिट्रेशन की डेफिनेशन जो है वो डिफाइन की गई है कि एनी आर्बिट्रेशन वेदर और नॉट administered by payment of arbitral institution, by permanent arbitral institution। अब देखो, इसकी डेफिनेशन से तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला कि आर्बिट्रेशन क्या है, इसलिए मैंने ये डेफिनेशन ली है ताकि मैं आपको समझा सकूं कि एक्चुअली इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है कोई भी आर्बिट्रेशन, चाहे वो परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूट करे या नहीं करे, तो भी वो आर्बिट्रेशन की डेफिनेशन में कवर होता है। नाउ बेसिकली आर्बिट्रेशन मीन्स कोई एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी, या तो एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी है जिसे हम कहते हैं सोल आर्बिट्रेटर, ठीक है, या तो एक पार्टी है न्यूट्रल, या फिर एक से ज्यादा है जिससे 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं, तो जिससे हम कहते हैं आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। ओके, तो या तो सोल आर्बिट्रेटर होगा या आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल होगा। तो इसलिए कि जो भी आर्बिट्रेशन लीड करता है, द अथॉरिटी जो आर्बिट्रेशन कंट्रोल करती है, ओके, डायरेक्ट करती है, उसे हम कहते हैं सोल आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल।
अब आर्बिट्रेशन जो है वो अराइज कहाँ से होता है? फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का क्लॉज लिखा हुआ है तो वो आर्बिट्रेशन को इन्फोर्स करवाता है, वही से आर्बिट्रेशन अराइज होता है। इसका मतलब पार्टीज क्या करेगी, दोनों पार्टीज म्यूचुअली एक सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे, और कौन अपॉइंट करेगा, कहाँ अपॉइंट करेगा, कैसे होगा, वो सारी चीजों के लिए आगे वाली वीडियोस आपको देखनी पड़ेगी। तो जब वो आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट करते हैं तो आर्बिट्रेटर क्या करता है, वो मीटिंग होल्ड करता है, दोनों पार्टीज को बुलाता है। इट्स लाइक अ सेम सिविल प्रोसेस, जिसमें अगर कोई भी मान लो कि इसमें एविडेंस का भी होता है। जैसे सबसे पहले प्लेंटिव जो इसको एक्चुअल में प्रॉब्लम अराइज हुआ है, पहले उसकी बात सुनी जाती है, उसके बाद में रिटर्न स्टेटमेंट्स होते हैं, उसके बाद में एविडेंसेस होते हैं और क्लोजिंग स्टेटमेंट्स होते हैं, और जहां पर फिर लास्ट में जो आर्बिट्रेटर डिसाइड करता है उसे हम कहते हैं अवार्ड। ओके, द अवार्ड इज इक्वल्स टू द जजमेंट। ओके, ये जो मेन जजमेंट है उसी को हम अवार्ड कहते हैं, एंड दिस इज इन्फोर्सिएबल एंड बाइंडिंग इन नेचर। ये पूरा डेफिनेशन एक्चुअल में आर्बिट्रेशन का है, और आर्बिट्रेशन इसी के बारे में है, पर क्योंकि हमारे एक्ट में इसकी डेफिनेशन सिर्फ 2 लाइन्स की है, इसलिए मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि ये एक कॉन्फिडेंशियल, न्यूट्रल और बाइंडिंग प्रोसेस है। ठीक है, जहां पर वॉलेंट्रीली पार्टीज अपनी डिस्प्यूट्स एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेटर्स को जो मतलब कोर्ट लिटिगेशन की बजाय वो इनको ट्रांसफर कर देती है, इनके पास में चली जाती है, और वो लोग फिर डिसाइड करते हैं। इसका मेन एम ये है स्पीडी जस्टिस, स्पीडी ट्रायल्स एंड टू सेव द टाइम। ओके, पार्टी ऑटोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे पार्टीज अपनी इच्छा से चीजें कर सकती है। आर्बिट्रेशन बहुत ही पार्टी सेंट्रिक प्रोसेस रहता है, बट द डिसएडवांटेज इज ओनली द कॉस्ट एंड समवेयर टाइम ऑल्सो, बट बिकॉज टाइम इतना लग ही जाता है, इवन दो इट इज टाइम इफेक्टिव बट दैट नॉट दैट मच। ओके, या बट एज कम्पेयर टू द सिविल प्रोसीडिंग जहां 10 साल 20 साल लग रहे हो, वहां से तो बहुत बहुत बेटर सिचुएशन जो है वो आर्बिट्रेशन में है, बट दैट इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। प्रैक्टिकली ये कोई कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस नहीं है, बिकॉज द कंपनीज वांट टू, एक्चुअली द कंपनीज आर गोइंग फॉर द आर्बिट्रेशन केसेस, सो इट्स वेरी नॉर्मल। ओके, so this is about the arbitration introduction. I hope आपको ये केस लॉ समझ आ गया होगा. The AFCON's case law is a very 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 important. Okay, now we will we will explain. I will explain the another case law, Salim advocate case law है, जो 2005 में आया था, 2010 से भी पहले, यानी कि वो केस लॉ जो है ना वो एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट केस लॉ है, इससे एफकॉन से भी पहले का। ओके, वो हम पढ़ने वाले हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और उसके साथ हम और पढ़ेंगे कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और क्लॉजेस क्या होते हैं। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल नाउ, अगर आपको थोड़ी सी भी ऐसा लगता है ना कि मैम मुझे आप जो पढ़ाते हो वो मुझे समझ नहीं आ रहा है, कि मैम आप प्लीज़ मुझे ये टॉपिक समझा सकते हैं क्या, या कुछ भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ समझना है, सो प्लीज़ आप अपने डाउट्स, अपनी सारी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। ओके, मेरी जो वेबसाइट है मेंटर ऑन डिमांड, वो आपको वीडियोज़ के नीचे के डिस्क्रिप्शंस में डेफिनेटली मिल जाएगी। और इसके साथ ही अगर आपको कुछ भी समझना है एक्स्ट्रा, कुछ भी ऐसा लगता है कि मुझे सब्जेक्ट समझना है फॉर माय एग्जाम या पेपर सॉल्विंग, तो भी आप मेरा सेशन बुक कर सकते हैं, एंड ऑन थ्रू माय वेबसाइट ऑल्सो। अगर आप चाहे तो यहाँ पे कमेंट करके भी सेशन बुक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एंड यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के लिए भी मेरे पास में एक अच्छा कोलैबोरेशन है कि मैं वर्कशॉप, सेमिनार्स और वेबिनार्स भी करवाती हूँ। सो इफ द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस वांट्स अ वर्कशॉप 2 day 3 day for their students, so I can go for that also. So I hope you have understand this concept of arbitration, the introduction of arbitration, and don't forget to subscribe my YouTube channel, क्योंकि जब हम ये सेकंड वीडियो बनाएंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको नोटिफिकेशन आए इसका सेकंड वीडियो का। ओके, टिल देन, थैंक यू।